शुक्र अल्लाह का। एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस बिफोर वी स्टार्ट आवर करिकुलर एक्टिविटी? कोई भी बात करना चाहे आप में से कोई, ये तो हम फिर अपने मेन मुद्दे पे जाएंगे। अच्छा बेटा, लास्ट सेशन तक हमारी जो गुफ्तगू हुई है उसमें किसी का कोई क्वेश्चन, कोई बात नहीं समझ लगी या कुछ इख्तिलाफ राय, एनीथिंग? नहीं तो फिर हम बताएं, फिर कहाँ तक हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था? लॉ मर्चेंट भी हाँ जी। सर कैनल लॉ की जो स्लाइड थी शिपिंग रूल्स वाली, वहां से कंटिन्यू करना है। वो शिपिंग रूल्स तो इसके थे ना, मर्चेंट के थे ना। जी सर, लॉ मर्चेंट की। हम्म, ये हो गया हो गया हो गया, 4 पॉइंट्स भी हो गए। अच्छा जी, कि यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं तो फिर कौन आज स्टार्ट करेगा गुफ्तगू को? जी बेटा, अब तो समझ लग गई होगी आपको क्लास किस तरह से चलेगी, ये सेशन किस तरह से होंगे, हैं? आप लोगों ने ज्यादा बोलना है, तो हु विल टॉक? कोई वॉलंटियर नहीं है? फरवा, चलो स्टार्ट करो बेटा। सर ये स्क्रीन पर आप शेयर कर दें। शेयर? सर मुझे तो, सर एक सेकेंड, मुझे शो नहीं हो रहा। आप ना पार्टिसिपेंट में जाके ना वो प्रेजेंटेशन को पिन करो। पिन करोगे तो वो आपके स्क्रीन पे, मोबाइल यूज कर रहे हो? नहीं सर, लैपटॉप सर हो गया, शो कर लिया मैंने। हम्म, तो फरवा आपको प्रेजेंट का आ रहा है ऑप्शन? जी सर, अब शो हो रही हैं नहीं स्लाइड्स। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आपके जो ऑप्शन है नीचे उसमें आपको प्रेजेंट का शो ऑप्शन शो हो रहा है? जी सर, हो रहा है शो। अच्छा चले ठीक है, चले स्टार्ट करें फिर। सर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो मर्चेंट्स थे और जो ट्रेडर्स और सी फायर्स जो थे, जो ये सारा ट्रेडिंग का जिनका आपस में सारा सिस्टम था, तो उन्होंने उस मतलब अगर जैसे कोई डिस्प्यूट्स हो जाते थे या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती थी, तो उस वजह से उनको हल करने के लिए उन्होंने जो अपनी एसोसिएशंस थी और गिल्ड्स थी, उसकी एक कम्युनिटी बनाई, और जिसमें वो लोग अपना लोकल कस्टम और जो उनके प्रैक्टिसेस यानी जो उनके रुझान थे उसको फॉलो करते थे। जिन्होंने जो उनके कमर्शियल लॉज थे, यानी ट्रेड रिलेटेड जो भी सारे मामलात थे, उनसे रिलेटेड उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए। उसके साथ साथ ये जो लॉ मर्चेंट था, उसके अंदर जो ये रोमन जो लॉ था, रोमन सिविल लॉ था, उसको भी उन्होंने इंक्लूड किया था, ताकि अगर किसी पॉइंट पे किसी मैटर को निगोशिएट करके सॉल्व करना है, तो उसमें उन्होंने जो रोमन लॉ था उसको इंक्लूड किया था। उस अब सर यहाँ पे जो मिडिवल यूरोप में जो इटालियन पेनिनसुला और जो अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में जो ट्रेडिंग बढ़ रही थी, तो उसमें जो इटालियन सिटी स्टेट्स थे और जिनकी आपस में भी तजारत चलती रहती थी, और उसके साथ साथ जो सॉरी अर्बन फरवा फरवा सेंटर्स थे, यानी फरवा फरवा। आउटसाइड जो उनका साइट था वहां। जी सर। अच्छा, बात मैं ये करने लगा था आपसे कि हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था ना लास्ट में, तो यही बात थी कि जो कमर्शियल रिलेशनशिप हुए राइज, और साथ में उसमें मैरी टाइम में या सी फेयर में इसलिए गए कि बल्क में क्वांटिटी में और उस पर अखराजात कम आते थे। फिर फेयर एंड मार्केट लगनी शुरू हो गई, जिनकी आगे एक्सप्लेनेशन आएगी सारी, और एसोसिएशन बननी शुरू हो गई इनकी। तो इस हवाले से जब ये एसोसिएशन और गिल्ड्स बने ना, अब ये कौन सा कानून फॉलो करते थे? लैंड की हम बात करें, हम लैंड पे आ चुके हैं।
तो इधर बेटा ये जो अप्लाई करते थे ना लोकल कस्टम, हालांकि हम देख चुके हैं रोमन लॉ में उधर लोकल कस्टम को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, लेकिन ये जो एसोसिएशन और गिल्ड्स बने ना, तो ये रिवाजों को, उधर की प्रैक्टिसेस हैं जो आप अमूमन जब इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे ना उसमें आपको सोर्सेज ऑफ लॉ का एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो लोकल कस्टम यानी कि लोगों की हैबिट जो है वो कब कस्टम का दर्जा हासिल कर लेती है, और जब कस्टम का दर्जा वो हासिल कर लेती है तो उस पर अप्लाई करना या उसकी इन्फोर्समेंट ऐसे ही जैसे कानून नफाज करना है। तो पहले नंबर पे तो जो उनके लोकल रिवाज थे वो उनको फॉलो करते थे, दूसरे नंबर पर रोमन एलिमेंट जिसका बेटी ने बताया कि उधर से भी कुछ मामलात मिल जाते थे। अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी आप डिटेल में आगे फर्दर पढ़ेंगे, इधर की हद तक आपको सिंपल बता दें तो कोई भी मुआहदात है जिन्हें हम एग्रीमेंट्स कहते हैं, जब वो कानूनी तौर पर उससे राइट्स एंड ड्यूटीज अराइज होए तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते थे, तो ये भी रोमन लॉ से उनको पता लगा, उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये बेटा फॉर्म ऑफ पेमेंट होती है कि मनी को कैसे पे किया जाएगा। तो इसके लिए ना अमूमन एक डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है। तो हमारे पास है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, उसमें चेक को, प्रोमिसरी नोट को और बिल ऑफ एक्सचेंज को कहा जाता है। उसकी ये खसूसियत यही है कि ये फर्दर आगे पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि मैंने पैसे अगर फरवा को देने हैं तो फरवा ने पैसे किसी और को देने हैं, अहमद अमीन को देने हैं, तो ये मुझे कहती है कि तुम ना, मैंने जो तुम्हें पैसे देने ना ये तुम वकास से ले लो, ठीक है। तो वो जो प्रोमिसरी नोट मैंने फरवा को दिया था वो उसके ऊपर इंडोर्समेंट कर देती है, उस एक्ट को इंडोर्समेंट कहते हैं कि पे अहमद अमीन इतने पैसे जो उस पे थे, पे अहमद अमीन, साइन कर देती है। तो ये इस अमल को कहते हैं फर्दर निगोशिएट कर देना, यानी कि अपने जो राइट्स है किसी को ट्रांसफर कर देना। डिटेल में चले अब आगे इसको पढ़ेंगे गौर से तो उधर होएगा, लेकिन चलो इतना हमें पता है सिंपल याद रखने के लिए कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट्स के जो मामला थे, असूल थे, वो यहाँ पर आए रोमन लॉ की से ही। जी बेटा नेक्स्ट। सर अब जो इटालियन सिटी स्टेट्स थे और जो अर्बन सेंटर्स थे वहां पर वो ट्रेड रिलेटेड जो उनके लॉज थे वो डिफरेंट थे एक दूसरे से, क्योंकि उनकी प्रैक्टिसेस भी डिफरेंट थी और उनके जो लोकल कस्टम्स थे, तो वहाँ पे वेरिएशंस थी, कोई यूनिफॉर्मिटी ऑफ रूल्स नहीं थी थ्रू आउट यूरोप। तो इस वजह से जो, और जैसे वो जो एक मैरीटाइम प्रोसेस था चीजों को ट्रेड के थ्रू ट्रांसफर करने का, वो एक्सपेंसिव नहीं था बहुत ज्यादा और उसका वो स्पीडी भी था। तो फिर इस वजह से जो फिर 11th और 12th में जो इटालियन पेनिनसुला था वहां पे तो ऑलरेडी ये सी ट्रांसपोर्ट का चल ही रहा था। उसके बाद उन्होंने जो अपने रूल्स को कोडिफाई करना था और जो उनके अपने प्रैक्टिसेस थे और जो अपने लोकल कस्टम्स थे ये रिगार्डिंग जो सी ट्रांसपोर्ट था, यानी ये जहाँ मतलब समंदर से रिलेटेड जो ट्रेडिंग थी, तो उन रूल्स को उन्होंने मतलब कोडिफाई किया, उनको रिटन फॉर्म में लिखा। और सबसे पहले जो ये शिपिंग रूल्स थे जो इटली की सिटी वीनस में 1205 में पब्लिश किए गए थे, जिसको कैपिटुलेर नेवियम बोलते हैं, और उसके बाद इसको रीपब्लिश किया था ज्यादा एक्सपैंड करके 1255 में, जिसे स्टैट्यूट्स एंड रेगुलेशंस ऑन शिपिंग कहा जाता है। उसके बाद जो एड्रिएटिक सी में जो पोर्ट्स थे उन्होंने जो ये मैरीटाइम कोड के ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस यानी कवानीन और ज़ाब्ते बने थे, उसको उन्होंने उन सारी बंदरगाहों पर वो लागू होते थे। उसके बाद जो ये किंगडम ऑफ नेपल्स है, उन्होंने जो ये मैरीटाइम कोड की प्रेपरेशन हुई थी जो कि 66 चैप्टर्स के ऊपर कंसिस्ट करती थी, वो बाद में उन्होंने इटालियन और जो लैटिन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया। वो 13th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद जो ये इटालियन सिटीज थे जीनुआ और पिज़ा, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ये सी ट्रांसपोर्ट हो रही थी और ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब जो तजारत के मरकज थे मिडीवल वर्ल्ड में। तो वहां पर भी जो उनके कस्टम्स थे उसका मतलब वास्ट असॉर्टमेंट हुआ। और उसके बाद सर ये जो जितने भी कस्टम्स थे, इन्होंने ये जो एक मॉन्यूमेंटल काम था कॉन्सुलेट ऑफ द सी,
इसके ऊपर इसकी कंपाइलेशन के ऊपर बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और उसके बाद ये कंपाइल होकर बार्सिलोना स्पेन में 330 आर्टिकल्स के ऊपर जो है कंसिस्ट करता था। और ये जो मॉन्यूमेंटल काम था कॉन्सुलेट डेल मारे, इसने जिन मैरीटाइम मैटर्स को कवर किया था, वो उसमें सबसे पहले तो ये था कि जो वेसल्स की कंस्ट्रक्शन है, यानी उसकी प्रॉपर फॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए, और उसके बाद अगर दौरान सफर कोई उसको परेशानी लाहक हो जाती है तो उसका हल क्या होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो अगर जैसे सफर के दौरान ये तूफान वगैरह आ जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से वेसल को कोई डैमेज आ जाए, तो उसको कॉम्पेंसेट कैसे करना है। और उसके बाद जो पायलट्स थी उनकी एम्प्लॉयमेंट का, और जो प्राइवेटेयरिंग ये है कि जैसे मतलब ये किसी सॉवरन के अंडर नहीं आते थे, और ना ही कोई ये किंगडम या कोई मतलब उसको करते हो, ये प्राइवेट ही थे। और इस वजह से इसके ऊपर कोई स्टेट के जो रूल्स थे वो नहीं लागू होते थे। लेकिन फिर भी जो सॉवरन थे या किंग थे, उन्होंने उनको ये राइट दिया था कि वो अपनी सेफ्टी के लिए जो अगर कुछ वो रखना चाहते हैं असलहा वगैरह, तो वो रख सकते हैं। और उसी के साथ एक जो इम्पोर्टेंट जो लीगल रिक्वायरमेंट थी जो आर्टिकल में मेंशन हुई, वो ये थी कि इन जहाजों के लिए ये जरूरत रख दी गई कि वो सफर करते हुए एक बिल्ली को साथ में रखें, ताकि अगर चूहे आ जाते हैं तो वो फिर इजीली उसको टैकल कर सके। उसके बाद सर ये जो कॉन्सुलेट डेल मारे जो एक मॉन्यूमेंटल जो कोड था, इसको ये क्योंकि मेडिटेरियन लैंग्वेज में था, तो फिर इसको बाद में लैटिन, फ्रेंच और इटालियन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट किया गया, और 16th सेंचुरी में थ्रू आउट यूरोप जो है ये सर्कुलेट हुआ था। जी सर, ये क्वेश्चन नहीं है आपका? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मुझे। तो मैं बेटा एक्सप्लेन वो कर फिर शेयर। नहीं, एक्सप्लेन तो उससे कर दिया। हम कह जी रहे हैं कि आप वो देखे बगैर अब थोड़ी मोटी मोटी बातें मैं बता रहे हैं। बता सकती हैं आप? नहीं, सर कोई बता और सकते बता हैं, लेकिन सकती है? अभी स्क्रीन शेयर कर दी ज्यादा अच्छा। जैसे इसमें 2 सोर्सेज ऑफ कैनल लॉ का था, जो नहीं उसमें नहीं रोमन नहीं। चर्च से हुआ था। अच्छा अच्छा, चले कोई नहीं बेटा, मरियम अटेंटिव रहा करें। हाँ जी महमूना, आप बता सकती है मैं कुछ? महमूना। जी सर। हाँ जी, क्या क्या बताया अब, और उन्होंने तो वो हमें बताया। आप सामान ले आ दो इत्थे तो बैठी मैडम। सर एक तो ये जो बताया। जो लॉ मर्चेंट का बारे में उन्होंने बताया है कि एक तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा जी, आप भी मेरे जैसे ही हैं फिर। हाँ जी, और कोई बताएगा फरवा के अलावा कुछ थोड़ा बहुत हमें? दो चार जुमले बोले ताकि हम नेक्स्ट चलें आगे। एनीवन एल्स? जी अली कंबो, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अली, आवाज आ रही है आपको? अली कंबो। जी सर आ रही है, पर कुछ कहना नहीं चाहता सर जी, मैंने लेक्चर नहीं लिया। समझ नहीं लग रही आपको फिर? सर मैंने सही से लेक्चर नहीं लिया, वीडियो नहीं देखी आपकी यूट्यूब पे। अच्छा, ये हमारा कसूर है फिर है? तो बेटा आप क्लास में क्या करने आए हो? सर मेरा ये कुछ मेरा ही कसूर है इसमें। पार्क तो नहीं फिर बेटा, ये कोई है ना? इधर आओ तो फिर ना मकसद से आओ ना, कुछ बात करने वाली है। ठीक है, फिर आप हमारे दूसरे स्टूडेंट्स को भी खराब करोगे अपने इस लेथार्जिक एटीट्यूड की वजह से। हैं? सॉरी सर, इंशाल्लाह आगे से पार्टिसिपेशन करूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो पाकिस्तानियों की जिंदगी में कभी नहीं आए। हाँ जी चौधरी मुआज, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं बेटा?
जी सर। हाँ जी। जी सर, जो शिपिंग रूल्स के बारे में फरवा ने बात की है उसको कंटिन्यू करता हूँ। सिग्निफिकेंट और वेरिएशन जो थी कमर्शियल लॉ में डिफरेंट सिटीज़ और रीजन्स में जिसकी ज़रूरत दरकार थी इनको, उसमें एक जैसे रूल नहीं थे यूरोप में। और जो उसकी खसूसियात हैं लॉ मर्चेंट ऑफ लॉ की, उसमें जो केस ऑफ रिलेटिविटी है उसमें बड़ी उसकी इनएक्सपेंसिव नेचर थी ट्रांसपोर्ट ऑफ सी की। शिपिंग रूल का मकसद जो बात करने का वो है अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सी और उसकी नेचर के बारे में बात करना। उसके कॉन्सिक्वेंट और फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिवाइवल जो थी इटालियन में, वो 11th और 12th सेंचुरीज के दौरान ज़रूरत दरकार हुई उसकी। उसमें जो रूल्स थे, वो जो पहला रूल आया 1205 में, वो कैपिलरी नेवियम था शिपिंग रूल का। और उसके बाद जो इसको रिपब्लिश किया गया और एक्सपैंड किया गया उसमें स्टैचू एट ऑर्डिनमेंट सुपर नेविबियस में, ठीक है। उसके बाद जो ग्रुप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो थे मैरिटाइम कोड के, उनको प्रेफर किया गया पोर्ट्स इन द एड्रियाटिक सी में। उसके बाद जो किंगडम ऑफ नेपल्स में प्रिपरेशन और कोड बने उसका जो 66 चैप्टर्स थे दोनों जुबान में, लैटिन और इटालियन में, वो 13th सेंचुरी में बने। उसके बाद उसकी एक वेस्ट असॉर्टमेंट हुई। कमर्शियल प्रैक्टिस पे भी उसको सी ट्रांसपोर्ट की डेवलपमेंट की गई इटालियन सिटीज़ में। और उसके बाद दो इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स थे मिडियल वर्ल्ड के, उसमें उन्होंने जो ग्रेटली इन्फ्लुएंस हुई इसकी जो कंपटीशन थी, वो मैरिटाइम कोड ऑफ पीरियड और कॉन्सुलेट डी मैरिटो, उसमें बार्सिलोना और स्पेन में जो उसके 330 आर्टिकल्स जो थे उसके, वो कवर्ड किए गए मैरिटाइम मैटर्स से। और इनको शाबाश बेटा, यहाँ तक तो बात हो गई मुख्तसर सी ना शिपिंग रूल्स की है, फिर उनको फैला दिया पूरे यूरोप में, वो आ गए। अब हम ना दूसरा एस्पेक्ट ना ये लॉ मर्चेंट का करना चाहते हैं जो लैंड पे था, उसके वाले से कौन जनाब बयान करेगा फरवा के अलावा? एनीवन एल्स? जी नेक्स्ट कौन बयान करेगा? कोई भी नहीं? आप में फरवा नहीं नंबर लेने हैं बस इस क्लास में। क्यों भाई मोहम्मद खान, तुम प्रिपेयर नहीं हो? जी सर मैं करता हूँ। नहीं तो आप वॉलंटियर क्यों नहीं कर रहे? रहने दो, आप तो इधर जरूरत नहीं है आपको बोलने की। नहीं नहीं सर, जरूरत क्यों नहीं। नहीं 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 नहीं, आपको म्यूट कर दिया मैंने, आप म्यूट ही रहो। हाँ जी, मोहम्मद खान के अलावा, फरवा के अलावा और कौन बताएगा जी? इतने बच्चे आप लोग, कोई भी नहीं तैयार करके आता लेक्चर को? क्यों साकिब रमजान, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? प्रिंस फौजिया, नूर इलाही, मुकीम नईम, क्या प्रॉब्लम है बेटा? समझने में परेशानी है या फरवा की तरह आप मेहनत नहीं करते? बेटा ये आपको इसलिए मौका दिया जाता था कि मैं समझ लूँ ना आप कंप्रीहेंशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इस बात को, और जो सेमिनार सिस्टम है बेसिकली स्टडी का, तो उस चीज़ों पे ऊपर बात हो, वरना तो मैं भी बयान कर दूं फिर दोबारा से। अगर आप लोग, ये तरीका सही नहीं लग रहा आपको स्टडी करने का या डिस्कस करने का चीज़ों का? क्यों अब्दुल्ला खालिद? सर मेरे ख्याल से ये थोड़ा डिफरेंट है, इस वजह से क्लास को थोड़ी मुश्किल हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि तो अभी तीसरा बेटा सेशन हो गया ना, अभी तो इधर तो आप लोगों को, मेरे पास तो 10 बार बार होना चाहिए कि मैं सिलेक्ट किससे करूं, इतने लोग होने चाहिए। कहने का ये कि ये वाला मेथड जो है ये नहीं हमने पहले पढ़ा, चाहे लेक्चर हो गए हैं 3 सेमेस्टर हो गए सॉरी, लेकिन इस तरह का मेथड नहीं हमने पहले देखा दोनों उसमें सेमेस्टर्स में। तो फिर आपको इस तरह से ना पढ़ाया जाए? हैं कहानी है, लेक्चर अपलोड है, सुन लिया करो, नहीं पेपर सर, आपको सर मिल गया तरीका तो फिर- ठीक है सर,
ठीक है, वो आपसे पास ये कर लेते हैं, फिर टेस्ट ले लें आप लोगों का। अभी जितना हो गया हुआ है तो इसके ऊपर गूगल फॉर्म के ऊपर टेस्ट ले लेते हैं फिर आपसे, क्या ख्याल है? तो लेक्चर तो मेरी तरफ से तो डिलीवरी हो गई है, जो कहानी मैंने सुनाई थी वो सुना दी है। हाँ जी, कोई बयान करेगा आगे के, फिर कोई टेस्ट की बातचीत करूं, फिर मैं वो आप लोगों को लिंक शेयर करूं, टेस्ट ले लें आप लोगों का, क्योंकि टीचर असेसमेंट तो करनी है ना 25 नंबर की, तो वो टेस्ट की बुनियादों के ऊपर ही होगी। जी, कोई बताएगा? अभी बात शुरू करता है कि क्या किया जाए? वो एक ही बस गर्ल है आपकी क्लास में, फरवा, बस वही प्रिपेयर होके आती है, उससे ही पता है, उससे पढ़ने का शौक है, बाकी सारे इधर मेहमान अदाकार है। ऐसे ही है फरवा। पूछ रहा हूँ बेटा कुछ आपसे, अब जवाब नहीं दे रहे। सर टेस्ट का फिर कर लें आप। तू, तेरी तो तैयारी है ना, तूने तो कहना टेस्ट कर ले, हैं? तुझे क्या टेंशन है? मैं ये कह रहा हूँ बस आप ही हो उस क्लास में पढ़ने वाले, बाकी सारे नालायक बच्चे हैं। नहीं नहीं सर, ये सब लोग क्योंकि मेरा और आपसे कोई ज्यादा तो नहीं ताल्लुक, यानी कि इनसे ज्यादा तो नहीं मेरे आपकी इंटरेक्शन हुई। उतनी क्लासेस आपने पढ़ी, उतनी आपको समझ लगनी है चाहिए, इनको भी उस बात की समझ लगनी चाहिए थी। ये इतने लैग क्यों कर रहे हैं? कोई तालीम, डिग्री क्या करनी बेटा आपने जब आपको कुछ आता ही नहीं होगा? ये तो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, और इनमें ना कई लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको नहीं समझ आ रहे, तो उनको हमारे से ज्यादा एक्सप्लेनेशन उधर हो जाती। बाकी तो तारीखी हकायक है, वो तो बंदा पढ़े ना पढ़े, असल तो बात है कि इधर क्या बात है। हाँ जुहेब बेटा आप बोलो। क्या कह रहे हो जुहेब साहब, बोले बेटा। नहीं कोई बात करनी। चलो बेटा मैं फिर बयान करता हूँ, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा पूछ लीजिएगा। ऑब्वियसली हम देख चुके हैं सी के मतलब काफी ज्यादा, तो अब मर्चेंट की जो लॉ मर्चेंट था, ये अब जो जमीन पे ये किस तरह से डेवलप हुआ, ऑलरेडी आप सुन चुके हुए हैं कि जनाब मार्केट्स और फेयर्स का लगना यहाँ पर ठहर गया था, ये प्रैक्टिस शुरू हो गई थी यूरोप में थ्रू आउट। तो जो मार्केट्स थे ये लोकल बुनियादों पर होते थे शहरों में ना, लेकिन जो फेयर होते थे वो रीजनल बुनियादों पर होते थे, यानी कि समझे आप प्रोविंशियल लेवल पे बात कर लें, या 2 या 3 जो शहरों के संगम के दरमियान में कहीं पे ये होते थे। तो ये वंस अ ईयर होते थे फेयर, जबकि मार्केट्स होती थी वो वीकली या मंथली होती थी। तो फ्रांस में हमें इसके 8वें और 9वें जो सदी है उनमें इनके मिलते हैं एग्जाम्पल्स, कि ये उधर तक तो साबित होता है कि वहां पे ये हो रहे थे। लेकिन जो जो ये मार्केट्स और फेयर्स ज्यादा होने शुरू हो गए, तो उसी तरह से उधर कोई सिस्टम, कोई मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट आ गई कि जो उधर पीस उसको बरकरार रखने के लिए और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को बरकरार रखने के लिए। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का ये मुराद है कि तनाज़ा हो तो उसका हल कैसे किया जाए, ठीक है। अल्टरनेट तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अदालतों के जरिए से, हम इसे फॉर्मल कहते हैं तरीकेकार, और जो अदालतों के अलावा भी कुछ टेक्निक्स यूज की जाती है जिन्हें इनफॉर्मल या अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं, वो भी आप किसी लेवल पे पढ़ेंगे अपने सिलेबस में। तो पहले तो ये इनफॉर्मल लेवल पे अदालतें होती थी, और इनमें पाइप पाउडर कोर्ट्स इसलिए कहा गया, जो इंग्लैंड में बरामद हुई, शुरू हुई, कि जो ये ताजर होते थे बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते थे, तो इस बुनियाद के ऊपर इनके पाँव पे ना काफी ज्यादा धूल मिट्टी या गर्दो गुबार होता था, तो इसी बुनियाद के ऊपर इनका नाम पाइप पाउडर कोर्ट्स रखा गया। लेकिन साथ ही साथ जो जो ये मार्केट्स और फेयर ज्यादा होने लगे, तो फिर इनकी ना फॉर्मल नेचर होती रही, रियासती इसमें अमल आता रहा। तो जो मोनार्क था या किंग था या प्रिंस था,
फिर वो ही ग्रांट करता था अथॉरिटी के मार्केट और फेयर को करने के लिए, और साथ ही साथ फिर ये अदालतें भी उसने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दी। तो अदालतों को ना एक फॉर्मल सी इधर नेचर मिलने शुरू हो गई। और साथ ही साथ ये फिर जब एसोसिएशन बनी तो उन्होंने मिलकर अपने ऐसी तंजीमें बनानी शुरू कर दी, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है ना बेटा, एक अकेले बंदे की तो कोई पावर नहीं होती है, लेकिन ग्रो जत्था या ग्रुप में ना जब इकट्ठे होते हैं बातें, उधर उनकी फिर एक पावर भी बढ़ती है, और साथ ही साथ वो उधर बैठकर आपस में अगर कोई तनाज़ आता है उनको हल करने में भी आसानी होती है। तो हर किस्म की पर्टिकुलर ट्रेड में या हुनर की फील्ड है, क्राफ्ट में, इन्होंने अपनी एसोसिएशन या गिल्ड बनानी शुरू कर दी। और उधर ही फिर ये म्यूनिसिपल कोर्ट्स, कमर्शियल कोर्ट्स जो है, ये फिर इनका आगाज होना शुरू हो गया। और ये सिर्फ फिर जो तजारती सरगर्मियों में जो केसेस अराइज होते थे, ये सिर्फ उनको ही डील करती थी। और इस हवाले से उधर फिर म्यूनिसिपल स्टैट्यूट्स आने शुरू हो गए, जो कि हर गिल्ड बनाता था अपना कानून, जो कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी इंटरनल पॉलिसीज और जो उसकी कमर्शियल प्रैक्टिस थी उनको ही डील करता था। फिर ये खसूसियत इन म्यूनिसिपल जो स्टैट्यूट थे, जिन्हें आप कवानीन कहते हैं, इनकी ये खूबी थी कि जो बेस करते थे ये उस इलाके के या उस पर्टिकुलर जो तिजारती सरगर्मी थे उसके ये कस्टम्स को ही ये फॉलो करते थे। और उन बुनियाद के ऊपर फिर ये बार बार फॉलो करने से कस्टम ही इनके लिए बाकायदा एक सोर्स बन गया लोकल कमर्शियल लॉ का। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो देख रहे हैं कि यूरोप में बाकी चीजों में कोडिफिकेशन हो रही, बाकी कवानीन की फील्ड्स में, तो इधर भी आपको कोडिफिकेशन काफी ज्यादा नजर आनी शुरू हो जाती, रूल्स, प्रैक्टिस और कस्टम के हवाले से, जो कि हमने देखा है उधर है आपका, सॉरी, सी में, उधर तो काफी ज्यादा कोडिफिकेशन हमें नजर आई ना। लेकिन यहाँ पे इधर कोड्स या किताबें बड़ी बड़ी कानून की नहीं मौजूद होती थी, बल्कि यहाँ पे नजीर के तौर पर इस्तेमाल, नजीर जो थी, प्रेसिडेंट जिसे हम कहते हैं, उसका बहुत बड़ा फीचर था लैंड बेस्ड ट्रांजैक्शन के ऊपर। अब कोई बच्चा जानता है कि प्रेसिडेंट हम किसे कहते हैं, ये क्या होता है? किसी ने सर्च किया हो, देखा हो? हाँ जजेस जी, की जो जजमेंट उनको सर जो प्रेसिडेंट। फरहान बोलना चाह रहा है, फरहान। सर जज की जो जजमेंट है ना, ये जो सुपीरियर जजेस होते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, वो किसी केसेस या इशू के ऊपर जो जजमेंट पास करते हैं, वो उनको पार्ट ऑफ लॉ बना दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट्स उसे कहते हैं, जज की जजमेंट। अच्छा, और कोई? फरहान की बातें गलत नहीं है, लेकिन बेरब्त सी हैं। प्रेसिडेंट बेसिकली हमारे पास कानून का असूल है, स्टे डिसाइसिव, लेट द थिंग स्टैंड डिसाइसिड, कि जो चीज तय कर दी गई है उसको वैसे ही रखा जाए। एक सुबह ही मैंने फिर एग्जांपल कोट की थी आपके सुबह के सेशन में ही, वही दोबारा आपसे जिक्र कर देता हूं कि अब्दुल्ला खालिद मेरी क्लास में आता है एट 1:45, 15 मिनट्स लेट, मैं इसको रिफ्यूज कर देता हूं एंट्री क्लास में आने की। इसके बाद अली हमजा आता है 1:50 पर, तो उसको मैं एंट्री आने देता हूं। तो इस मौके के ऊपर हौजिया जो है वो इतराज उठाता है, जनाब, कि ये आपने उसको क्यों एंट्री दी। तो उसका क्या आर्गुमेंट होगा, वो बता सकता है जी? बात सर तो ये सॉरी मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, उसका ये है कि जो प्रेसिडेंट है, यानी जो जजमेंट होगी वो जो रिलेटेड केस होंगे ना, या लॉ ओके सूट होंगे जो ओके अपकमिंग होंगे, बाद में आएंगे, तो ओके ओके फरहान, जो मैंने आपसे बात की है उसकी समझ लगी आपको मिसाल की? जी सर वो समझ आइए। क्या समझ आई? आपने उसमें आपने बोला है कि एक आप यानी तरतीब नहीं है, एक को कोई और सजा दे रहे हैं और एक को कोई गुंजाइश दे रहे हैं, तो वो इशू रेज करेगा कि उसको आपने क्यों, ये दोहरा मेयार जो है, बायसनेस, वो क्यों है। तो वही जो मैंने बात बताई कि जो जजमेंट एक तो बेटा केस फिर में आपने दी है, एक तो मिनट, ओके फरहान, ओके ओके, हाँ जी, कोई और फरहान के अलावा कोई? जो डिसीजन एग्जांपल प्रोवाइड करते हैं जजमेंट्स के, जो
उनका प्रेजेंट केस होता है उसको जज करने के लिए, डिसाइड करने के लिए वो प्रेसिडेंट्स होते हैं। एज एन एग्जांपल यानी कि फरहान ने जो बात की है कि ये नहीं है कि एक फैक्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस है उसमें अदालत कोई और फैसला करे और दोबारा ऐसी क्यूरी या ऐसा सवाल उसके सामने आता है या ऐसा तनाज़ा आता है तो उधर वो कोई और बातें करे। ठीक है, तो वो स्टेट डिसाइसिस का जो है ना थ्योरी, लेट द थिंग स्टैंड डिसाइडेड, कि जो एक फैसला हो गया है जिस बात के ऊपर एक इंटरप्रिटेशन लॉ की या प्रिंसिपल ऑफ लॉ इनंसिएट हो गया है, जिसे नजायर कहते हैं, अर्ली जो नजीर बन चुकी हुई है उसको फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, लेकिन इसके लिए कई असूल है, कई एक्सेप्शन है, वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को पता लगते रहेंगे। तो उधर भी यही था कि आल्दो वो कोडिफिकेशन तो मौजूद नहीं थे, लेकिन जो फैसले थे ना अदालती इन्हें कह लें जो गिल्ड या एसोसिएशन के होते हैं, वो अब इन्होंने रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए थे। तो आइंदा आने वाले हालात में वो फिर इन्हीं नजायर का या प्रेसिडेंट्स का हवाला देते थे और इसके हवाले से वो फिर मामलात को चलाते थे। क्लियर है यहाँ तक बात फरवा आपको, या कोई बात और समझने की बात है? प्रेसिडेंट क्या होती है या क्या इसके पीछे जस्टिफिकेशन है या क्या लीगल बेसिस है, इसकी रैशनल क्या है? क्लियर है? किसी को ना क्लियर हो अभी तक की बात? जी बेटा, कोई बच्चा जिसे ना समझ लगी हो अभी तक जितनी गुफ्तगू हुई है, और जो प्रेसिडेंट की थोड़ी बहुत मैंने आपको कॉन्सेप्ट बयान किया है, और वही फिर वो जैसा फरहान कहता है ना कि अब आजकल के मॉडर्न दौर में अगर आप इसे देखें तो जो लॉ के डिफरेंट सोर्सेज हैं, तो उसमें तो एक तो स्टैट्यूट या इवन लेजिस्लेशन अगर ब्रॉड टर्म में करें ना, तो एक लेजिस्लेशन है, तो साथ ही साथ अदालतें भी जो देती हैं, और खासतौर पे लीगल रियलिज्म या अमेरिकन रियलिज्म के मुताबिक अदालतों को ज्यादा फोकस है, तो उनके फैसलों को भी हम प्रेसिडेंट्स कहते हैं। हाँ जी, यहाँ तक किसी की कोई बात को समझ ना लगी हो? और इधर दो, हाँ मरियम अजीज, आपको बेटा, अब बेटा नाम लेके ना पूछूंगा, समझ लगी कि नहीं समझ लगी? किसी को जरूरत है अभी भी क्लैरिटी की? सर ये जो पाइप ऑर्डर कोर्ट्स हैं ये क्या करती हैं? अदालतें क्या करती हैं बेटा? फैसले सुनाती हैं। तो वो ऑब्वियसली वही करते रहे ना, उनकी तो एक खुसूसियत बयान की ना कि पाइप पाउडर क्यों नाम उनका पड़ा, वो ताजर के पाँव गंदे थे बस। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? प्रीवियस जो रोमन लॉ था उसमें तो प्रेसिडेंट को वैल्यू नहीं दी जाती थी, उन्हें कोडिफाइड नहीं किया जाता, तो अब ये इनकी डेवलपमेंट हुई ना जो इटालियन स्टेट में। अली कम्बो, आप ना एक तो ना पता नहीं कहाँ पे बैठे हो, तो आपकी बहुत डाइवर्जन आ रही है, तो बेटा सुकून से कहीं अकेले बैठो। सर भाई का क्वेश्चन ये है कि रोमन लॉ में ये प्रेसिडेंट क्यों नहीं इंक्लूड थे? वो जो सोर्सेज ऑफ लॉ थे उसमें क्या ये सोर्स ऑफ लॉ था जो प्रेसिडेंट थे, जो वो जजेस, क्योंकि वो ले जजेस थे, अनप्रोफेशनल थे, तो क्या उनकी जो क्योंकि वो बाउंड था जो मर्चेंट से फैसला करते थे प्रेटर, तो उसकी जो जजमेंट थी क्या वो सोर्स ऑफ लॉ इंक्लूड की जाती थी? ये वो उसका क्वेश्चन। नहीं, इस क्वेश्चन का तो जवाब आपको भी पता है, उनको भी पता है। ठीक है, ये तो हम देखो बेटा जो हो चुका हुआ है ना तारीखी तौर पर, हम उसकी बातें कर रहे हैं कि ऑब्वियसली कि वहां पे हमने तब डिसाइड कर लिया कि रोमन में क्योंकि उसकी बेस के ऊपर आगे सिविल लॉ चला है, तो इसी बुनियाद के ऊपर उधर जो है इतनी फौकियत कभी भी प्रेसिडेंट को नहीं रही। जब आप कॉमन लॉ को पढ़ेंगे तो इसको पता है कि असल तो फैसले जजेस करते थे और कानून जो आया है वो जजेस के थ्रू ही आया है, तो इधर ज्यादा उसकी फौकियत है। तो ये तो कोई रियासती इंतजाम तो नहीं ना है बेटा, हमने यही कहा था कि सिविल लॉ वो भी प्रैक्टिस थी और वो कुछ उन वजूहाती ना पे उधर होता रहा। यहाँ पे मैरीटाइम में हमें कोर्ट ज्यादा मिलने लग गए, और जब ये जमीनी जो तिजारत वो करते थे उधर जो अदालतों का ये लोगों का रवैया था वो फिर नजायर की बुनियाद के ऊपर उनके ऊपर उन्होंने उनके ऊपर कानून को सोर्स बनाना शुरू कर दिया। ये तो तारीखी हकायक है ना, और वो आपको कहा था कि हालात पे, लोगों के एटीट्यूड पे, सोच पे मुनसर करता है। जहाँ पे आप देखते हैं कि स्कॉलर्स या पर्सन लर्नड इन लॉ जो सिस्टमेटिक अंदाज में चीजों को समझते हैं, सोचते हैं, उनका जहाँ रोल ज्यादा रहा उधर आपको कोडिफिकेशन ज्यादा मिल रही है। जहाँ पे वो इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ताजर थे, वो कहते थे उधर तो ये होता है या हमारी जगह पे उस पोर्ट पे तो ये होता है, तो इस तरह से वो उधर ये ज्यादातर कस्टम्स पे, रिवाजों पे चलने शुरू हो गए। यहाँ पर जो है वो अदालती निजाम जल्दी आ गया था और उसको रिकग्निशन भी मिल गए थे। यहाँ पे अब देख रहे हैं ना, जैसा इंग्लैंड की बात की है कि वो मेले जो होते थे
वो भी राइट था किंग का ग्रांट करने का, कि इजाजत देने का। तो उधर फिर जो अदालतें थी वो किंग ने उसको भी रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। पाइप आउटर कोर्ट का मिसाल उधर दी गई है। तो इस बुनियाद के ऊपर फिर अदालतों की यहाँ ज्यादा अहमियत बन गई, तो इनके जो फैसले थे उनको फिर अहमियत देनी शुरू कर दी। तो मुख्तलिफ वजूहात है हर जगह पे, तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता आपको उनके अंदाजा होगा। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि जो हिस्टोरिकली होता रहा है। सर बोलो। सर वो क्वेश्चन ये है कि जो फिर इनफॉर्मल से फॉर्मल की तरफ जो कन्वर्जन हुई, तो उसके बाद जब फॉर्मल में आई तो क्या वो जजेस जो थे वो पब्लिक ही अपॉइंट करती थी? फॉर्मल तो डेफिनेटली वो फिर मोनार्की करेगा ना। तो अगर वो करता था तो वो जजेस क्या उनके जो जजमेंट थी प्रेसिडेंट से थे वो इंक्लूड किए जाते थे? वो तो अभी गुफ्तगू हम कर रहे हैं ना आगे, वो तो आपको पता भी लगेगा। अगर आपने पढ़ी होती स्लाइड्स या आपने आर्टिकल पढ़ा होता या सुना होता, तो वो इस सवाल का जवाब को ऑलरेडी पढ़ा होता, या पढ़ा वो है पता थोड़ा है सर। पता तो आप फिर वो अपना पार्टिसिपेट करने के लिए, कि उधर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सके, तो वो फिर हमें उस तरफ लेके जा रहे हैं। बहरहाल चले, अच्छा सवाल है आपका, उसका जवाब आगे आया था। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अब तक जितनी गुफ्तगू हुई है वहां से कोई बात समझ ना लगी हो? हाँ अली कब, वो आपकी तो हमें नहीं समझ लगी थी। हमने तो फिर जो आपने बात की फरहान के बकौल, उसकी कोई बात बताने की कोशिश की है। तो आपका अभी भी सवाल है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। जी अली। यार एक तो पता नहीं क्या कह रहे तुम। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि प्रेसिडेंट का जो इस्तेमाल होना ना शुरू हो गया, वहां पे हमें ना मिल गई उसकी शातें। उसी बुनियाद के ऊपर राइटर के बकौल कि तारीख में हमें जो एक मिलती है कि किताब फिर बुक ऑफ प्रेसिडेंट वो मेंटेन की गई, फ्रैंकफर्ट जो कि जर्मनी का एक शहर है अब, जिसमें खास तौर पे जो सालसी के तरीकेकार के मुताबिक आर्बिट्रेशन जिसे करते हैं, जिसके जरिए कमर्शियल डिस्प्यूट के जो रेजोल्यूशन की जाती थी आर्बिट्रेशन के जरिए से, अदालती तरीकेकार से ये अलहदा है। और इसके अलहदा डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे कहीं पे तो आपको उसका अंदाजा भी होगा। तो वहां पे एक बुक ऑफ प्रेसिडेंट मेंटेन करना शुरू हो गई। और ये जो अदालत स्पेशल जो कमर्शियल कोर्ट थे, ये जो ट्रेड डिस्प्यूट है, ट्रेड मैटर है, दोनों तरह की, यानी कि जो खास तौर पे सिटीज में थी उनके भी, और जो मार्केट्स और फेयर्स थे, गिल्ड थी ना वो। अब आवाज आ रही है बेटा? जी सर आ रही है। अच्छा, प्रेजेंटेशन भी नजर आ रही है। हाँ, बात वो कर रहे थे प्रेसिडेंट्स की ना, तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में उन्होंने वो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, तो उसी बुनियाद के ऊपर किताब बन गई प्रेसिडेंट्स की। और ये जो कमर्शियल कोर्ट्स है, इन्होंने फिर जो ट्रेड डिस्प्यूट या ट्रेड मैटर होते थे सिटीज में भी और साथ में मार्केट्स और फेयर में भी, इनमें बड़ा ज्यादा रोल प्ले किया। और यही बुनियाद आगे बनी जो कि बाद में यूरोप में और डिफरेंट ममालिक में जो कमर्शियल लॉ को सिविल लॉ की डोमेन में से अलहदा तौर पर डील करना शुरू कर दिया, और इसी ने उसके फिर जो प्रोसीजर एस्पेक्ट थे उनको उजागर किया। अब आप देखेंगे खास तौर पर, क्योंकि शुरू एक दफा बात मैंने दोबारा कर लेता हूँ, कि ताजर जो है वो अपना फड्डा फुड़ा में नहीं रहना चाहते, तनाजात में नहीं रहना चाहते, ठीक है। वो उनका है कि हम तजारत करें, या अगर हो तो फिर उस हवाले से हमारे क्लियरिटी हो, माइंड हो कि क्या कौन सी पार्टी गिल्टी है, और इस तरह से मामला है। अब कमर्शियल लॉ का इसीलिए एस्पेक्ट ज्यादा, और वो ज्यादा आप देखेंगे जब फर्दर अपनी स्टडी करेंगे या इस फील्ड में आप आएंगे, तो वो आर्बिट्रेशन की तरफ ज्यादा जाएंगे। अदालतों का जो आमतौर पर रवाजी मामला जिसमें अदालतों के जरिए फैसले किए जाते हैं, उनकी तरफ वो उनका ज्यादा रुझान या इजहार नहीं होता। उनके कई ज्यादा उसके पॉइंट्स हैं। अदालतों में फॉर्मलिज्म बहुत ज्यादा, लीगल फॉर्मेलिटीज इतनी ज्यादा है, फिर टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है, पैसा का ज़या है। तो इनकी वजूहत की बुनियाद के ऊपर वो अदालतों पर रिलाई नहीं करते, बल्कि वो फिर सालसी में जाते हैं जिसे आर्बिट्रेशन कहते हैं। और इसी बुनियाद के ऊपर कमर्शियल लॉ को, ये जो बुनियादें थी जिनकी बिना पर आगे कमर्शियल लॉ को अलहदा से तरीकेकार के तौर पर डील किया गया, और उसके लिए स्पेशल कमर्शियल कोड या स्पेशल कमर्शियल अदालतें जो है इस किस्म के मामलात को डील करने के लिए बनाई गई। तो बेटा राइटर जो है वो एंड में कल्मिनेट करने के लिए
कि जो मिडिवल इटली की डेवलपमेंट के बाद में जो दो एस्पेक्ट्स थे जिन्होंने कानून साजी की जो या सिविल लॉ ट्रेडिशनल को हिस्टोरिकली डेवलप करने या मोल्ड करने में जो रोल प्ले किया, उसके फिर एंड में यानी 16-15 सेंचुरी के हद तक जब हम बात करते हैं अपनी इस जो हम थोड़ा सा एक मुख्तसर सा ये ओवरव्यू ले रहे हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सिविल लॉ ट्रेडिशन का, तो राइटर एंड में कल्मिनेट कर रहा है कि ऑल्दो कि ये जो कानून था सारा इसने जो मिडलवल या कुरून वस्ता के यूरोप का था, इसने बुनियाद रखी थी। और अगर इसको हम समझे तो ये समझे 4 नदियों का संगम था बेसिकली, जिसमें सबसे बड़ी जो नदी थी वो ऑब्वियसली कॉर्पस जूरिस सिविलिस थी जो जस्टिनियन ने बनाया, जिसका आपको पता है ना, उसमें 4 किताबें थी, ऑगस्टस उसकी गायस का इंस्टीट्यूट था, कोड्स था, नॉवेल्स था, डाइजेस्ट था, तो वो सारों को, और जिसको बाद में ऑब्वियसली ग्लॉसिटर्स ने या इटालियन की यूनिवर्सिटीज में जो लोग थे उन्होंने उसमें काफी ज्यादा कमेंट्री लिखी, काफी ज्यादा डेवलप किया, ट्रीटाइजेस उस पर लिखी गई। लेकिन साथ साथ 3 और उसूल हमें मुख्तलिफ फील्ड्स में नजर आते हैं। एक तो आपको पता लगा जो अर्ली रोमन लॉ में हमें नहीं ऐसी मिसाल मिलती थी या कोई ऐसा सबूत नहीं है, राइटर कह रहा है हिस्टोरिकली, कस्टमरी लोकल लॉ, ठीक है, लेकिन उधर आप देखते हैं कि शिपिंग में हमें कस्टमरी लोकल लॉ या लॉ मर्चेंट में भी नजर आना शुरू हो गया। कैनन लॉ का हम एक सफर ऑलरेडी कर चुके हैं कि वो जो रोमन चर्च के अंडर इन्फ्लुएंस थी, उन्होंने अदालती निज़ाम, उसकी जो स्ट्रक्चर है और उसमें क्या क्या असूल है, एक सिस्टमेटिक निज़ाम है चलाने के लिए, और ख़ास तौर पर शहादत को वसूल करने के जो मामला थे और जज जिन पे डिसीजन देते थे उन मामला को तय करने के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया। और चौथी अगर स्ट्रीम या नदी उसे कहेंगे जिसके संगम में मिलते हैं वो लॉ मर्चेंट, जिसकी अभी मुख्तसर सी बात की। अब उस दौर में ये एक कॉन्सेप्ट है, जब हम कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड से अलग कॉन्सेप्ट है ये, उसके साथ आपने मिक्स नहीं से करना, जिसे जस्ट कम्यून या ईएस कम्यून भी कहते हैं। इससे मुराद ये है कि जो पूरी की पूरी किंगडम था, जो यानी कि रोमन एम्पायर होती थी और बाद में उसमें फिर वो बटी मुख्तलिफ रियासतों में, तो इसके लिए एक ही कानून होता था। तो ये जो चारों कवानीन मिलके ना, लॉ मर्चेंट जिसे बाद में कमर्शियल लॉ बना, कैनन लॉ जिसे एक्लियस्टिकल लॉ कहते हैं, कस्टमरी या लोकल लॉ, और ऑब्वियसली कॉर्पस ज्यूरिस सिविलिस जो कि उसका अहमियत का अंदाजा शायद अब तक आपको हो चुका हो, ये मिलकर पूरे मुल्क के लिए या पूरे इलाके के लोगों के लिए एक ही कम था। तो यही बुनियाद बना, इसे उस दौर में ईएस कम्यून या जस्ट कम्यून कहते हैं, जो कि बाद में यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में जो मोनार्कीज थी उन्होंने उसको अपनाया, और यही बुनियाद पर आगे चलते हुए जो आपको नजर आता है बायसनेस सिस्टम या कोडिफिकेशन की तरफ, यानी कि अदालती नज़ायर से इतना उनका तल्लुक नहीं है जो कि कॉमन लॉ में हमें नजर आता है, बल्कि ये कोडिफिकेशन की तरफ जो प्रोसेस हुआ, तो इसके पीछे कानूनी तौर पर ये एक ब्रीफ सी हिस्ट्री है जिसका अभी हम यहाँ तक पहुंचे। आगे थोड़ा इनलाइटमेंट या वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। तो यहाँ तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन या कोई बात से कोई मसला, कोई शिकायत, कोई सवाल, तो फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे अपना। जी बोलो फरहान। सर वो क्वेश्चन जो था उसका मुझे एक साइड उसकी आंसर हुआ मिला कि यानी जो कमर्शियल कोर्ट्स थी उसमें फॉर्मलिज्म आई, फॉर्मल हो गया सिस्टम, तो उसमें प्रेसिडेंट तो ठीक है पार्ट ऑफ बन गया, सोर्स ऑफ लॉ बन गया, लेकिन प्रैक्टिस है ना बेटा, प्रैक्टिस है ना, उस कौम की रही है प्रैक्टिस, ठीक है, उस दौर की हम बात कर रहे हैं ना। लेकिन क्या जी, लेकिन ये है कि मैं कह रहा हूँ एक जो क्वेश्चन है उसमें रहता है वो ये है कि जैसे अभी भी लिंक करता हूँ मैं, अभी जो पाकिस्तान में रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है एडीआर की कमर्शियल के लिए, तो उसमें जो आर्बिट्रेरी, छोड़ दो आपका क्वेश्चन क्या था? लिंक करना है ना सर, मैंने साथ लिंक बाद में कर लेना ना, आपका पहले वो क्वेश्चन क्या था, लिंक में आपको दोबारा दे देता हूं। ठीक है, वो क्वेश्चन ये था कि जो क्वेश्चन रह गया था वो ये था कि अपॉइंटमेंट जो है वो फॉर्मल तो हो गया, लेकिन जैसे मैं लिंक इसलिए कर रहा हूँ कि अभी जो अपॉइंटमेंट है। अच्छा फरहान बेटा बात सुनो मेरी, मैं आपको अब मैं समझ लगे आपकी, आपका ये सवाल है कि उनकी अपॉइंटमेंट्स कैसे होती थी। सर मैं जैसे कह रहा हूँ एक सर एक ये भी सुन लेना कि मैं कह रहा हूँ जैसे अभी जो एडीआर है उसमें ये अपॉइंटमेंट है कि आर्बिट्रेरी जो भी सालसी का रोल प्ले करेगा वो ये है कि एक बाउंड है
के जज हो सकता है, या वकील 10 ईयर जो जिसकी प्रैक्टिस हो सकती है, या रिटायर्ड जज हो सकता है, वो भी हाई कोर्ट का या इस तरह। तो ये एक लिमिट है, इसके अंदर रह के चूज करना है। तो ये उसको मैं लिंक कर रहा हूँ कि तब क्या था, ये ऑप्शन थे कि कौन आर्बिट्रेरी का रोल प्ले कर सकता है। अच्छा बेटा, ये हम आर्टिकल की जब बात कर रहे हैं ना, उसमें हम इतनी डिटेल में नहीं गए हैं। मैं आपको सिंपल इतनी सी बात ये बता रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ, आपके आंसर से ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि वो जब उधर उस दौर में ये तजारत हुई तो तंजीमी ढांचा इनफॉर्मल तरीके में आपको कहाँ पे नजर आ रहा था कि जब वो इकट्ठे हुए? ट्रेड में सर, नहीं, ये जो ट्रेड एसोसिएशन हुई, एसोसिएशन और गिल्ड्स में, जी जी ठीक है जी बेटा। तो उधर ही वो मिल के आपस में बैठते थे, उनकी तंजीम भी थी सारी। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने खुद पहले फैसले करने शुरू कर दिए, फिर स्पेशलाइज बंदे आहिस्ता आहिस्ता ना वक्त के साथ तकाजा करते, ठीक है। जो मकसद नहीं है हमारे इस वैसे प्रेजेंटेशन का, लेकिन चलो आप इंसिस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हो तो वो उधर बनाने शुरू कर दी। वो इनफॉर्मल वे थे। फिर जब सिस्टम आ गया, क्योंकि जो मोनार्की का यही रहा है कि टैक्स कलेक्शन, और बादशाह जो भी है ना वो राया से पैसे ही लेने का उसका होता था, ठीक है। वो फौज होती थी उसके पास, या उसके पास जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, जिनको आप विस्काउंट्स भी कह सकते हैं, अर्ल्स भी कह सकते हैं, उनके जरिए से वो फिर लोगों को खींचता था, क्योंकि उनके पास भी फौजें होती थी लोकल लेवल के ऊपर, ठीक है। फिर उसने कर दिया कि ना मेरी मर्जी के बगैर नहीं होनी। तो लाइसेंस का जो कॉन्सेप्ट आया ना कि बादशाह की तरफ से जब इजाजत मिल जानी, ठीक है, तब समझा जाए रिकॉग्नाइज कर दिया गया, उधर एक्टिविटी हो सकती है, वरना वो नहीं समझा जाएगा एक्टिविटी। तो उसी एक्टिविटी की तरफ वो गिल्ड से एसोसिएशन ही करती थी सारे मैटर को डील, क्योंकि असल में तो बात आपने ये समझनी है कानून के पीछे क्या है कि जो उसका ज्यादा उसके सब्जेक्ट्स है ना वो उनको मानना शुरू कर दें। एक दौर में था कि मजहबी पेशवा की ज्यादा अहमियत थी, प्रॉफिट्स को मानते थे लोग, ठीक है, उस बुनियाद के ऊपर। तो मजहबी लोगों का ज्यादा रुझान था उनकी तरफ थी, जिसा कैनल लॉ में भी आपने देखा। फिर एक वक्त आया था फिलोसफर्स या लीगल दूसरों से पे। फिर एक आ गया जब ये मजहबी लोगों से और बादशाह को, क्योंकि इसे कानून का या अल्लाह ताला का नुमाइंदा समझा जाता था दुनिया में, ठीक है। इसके इस्तेसाल से जो हम आगे बातें करेंगे ना, रेनेसांस हुई, लोगों ने नेचुरल लॉ, और सुन लो बेटा, लोगों ने सेक्युलर की तरफ गए हैं जब, ठीक है, तो उधर फिर ये मजहब को अलहदा किया ना कि जनाब ये फ्यूडल जागीरदार हैं और ये कलीसा मिलके, और तीसरा जो बादशाह के कुछ खानदान है जिन्होंने बादशाह पे अपना निजाम बरकरार रखा हुआ है या अपनी मोनोपोली बरकरार रखी है, इनके खिलाफ उन्होंने एक किया, फिर क्या कह लें आप, रिवोल्ट किया। तो रेनेसांस आपको नजर आई, नेशन स्टेट थ्योरी नजर आई, डेमोक्रेटिक निजाम का उनकी तरफ गया कि नहीं, लोगों की विल, असल लोग ही है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, है, लोगों की तरफ से लोगों के लिए ही, ठीक है। उसी थ्योरी के ऊपर फिर डेमोक्रेटिक निजाम है। वो तो अब फॉर्मेलिटी करते 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 आप तो 2019 का जो पंजाब का है, 2017 का इस्लामाबाद का है, या 1940 का इवन आपका जो आर्बिट्रेशन एक्ट है, इनकी बातें आप इस हद तक कर रहे हैं ना। हम तो 15वीं 14वीं सदी की बातें कर रहे हैं ना बेटा, ठीक है। जो मकसद नहीं है इस असाइनमेंट का कि हम वो डिटेल में उधर देखें कि वो जज इस तरह से किस तरह से पॉइंट होता था, लेकिन अल्टीमेटली आपको यही है कि गिल्ड ही उसको करती थी और फिर वो बादशाह से उसकी इजाजत ले ली जाती थी। लॉ मर्चेंट में या कमर्शियल में इतना ज्यादा कभी भी स्टेट का, हम बात ही उधर से शुरू की ना, सब आपको याद होगा जब हम बात करते हैं रोमन लॉ की तरफ, कि वो जो पब्लिक लॉ है या स्टेट का कानून है, उधर ही हमें मिलते थे फरमान बादशाहों के। सिविल में ना, जो सिविल ट्रांजैक्शन है, सिविल लॉ की जब हम ये बात कर रहे हैं अपोजिंग टू पब्लिक लॉ या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या क्रिमिनल लॉ, यही इफेक्ट है कि आपस में लोगों के जो तल्लुकात है, जिसमें आपकी शादी के मामला आए थे, तिजारत के मामला आ जाते थे, प्रॉपर्टी के लेन देन के मामला आए थे, इनहेरिटेंस के मामला आ जाते। तो एक डिटेल्ड एक बातें हैं जो आगे स्पेशलाइज्ड अपने कोर्सेज में आप पढ़ेंगे इनको। समझ लगी बात को? ठीक है। तो ऑब्वियसली बेटा उस दौर में भी होता होगा, लेकिन हमारा मकसद है, हम तो ओवरव्यू एक ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए गिल्ड्स ही थी, वही उसका जिम्मेदार होती थी। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? यहां तक किसी को कोई बात की ऐसी कोई परेशानी, कोई समझ नहीं लगी हो तो पूछ ले बेटा। अभी तक नहीं है तो फिर अपना ना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स, जिसने कोडिफिकेशन प्रोसेस, जो कि आपको ऑब्वियसली नेक्स्ट में आप देखेंगे फ्रांस का और जर्मनी का, ये बड़े मशहूर कोड थे।
और स्पेनिश कोड इस वजह से ज्यादा हुआ कि उसका इन्फ्लुएंस इवन आउटसाइड यूरोप हमें बहुत ज्यादा नजर आता है। जी इसके मतलब कौन बात का आगाज करेगा आप में से, अगर कोई करना चाहे? सर मैं ओवरव्यू दे दूं इसका, यानी इसका नहीं नहीं मीनिंग नहीं क्या है, नहीं अदरवाइज स्लाइड को देख के नहीं ओवर मीनिंग नहीं, आप एंड में कल्मिनेट कंक्लूजन आप कर दीजिएगा एंड में, चलें सही ठीक है? हमारे साथ जो चले बच्चा ना फिर वो ये इस तरह से कई बातें रह जाती हैं जो उनका ना जिक्र होना हो, तो बस फरमाई है। फरवा के अलावा और कोई नहीं है? चलो फरवा बेटा बोलो फिर आप। सर यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जब बाद में लॉज की कोडिफिकेशन हुई थी तो उससे पहले जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स हुई थी, यानी कि जो ज़हनी और फिक्री तहरीकें थी, तो उन्होंने ये जो कोडिफिकेशन का प्रोसेस था उसके ऊपर क्या इफेक्ट डाला था। तो सर जब 14th और 15th सेंचुरीज में जब रोमन इन्फ्लुएंस और जो उसके बाद का टाइम पीरियड था, तो जो एक्लीसियास्टिकल लॉज थे और जो लॉ मर्चेंट था वो रिटन फॉर्म में मौजूद था, जिसके अंदर ये जो स्कॉलर्स की राइटिंग्स थी वो भी शामिल थी, और साथ साथ ये डॉक्ट्राइनल ट्रेटाइजेस यानी कि नजरियाती मकाले, और उसके साथ जो लीगल प्रिंसिपल्स थे उनको कंपाइल करके उनकी भी इंटरप्रिटेशन की गई थी, और साथ में ये जो डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव यानी कोडिफिकेशन हुई थी, जो एक फॉर्मल तरीका था यानी लॉज की कोडिफिकेशन का, वो सबसे पहले फ्रांस और जर्मनी में शुरू हुआ था। अच्छा बेटा वो राइटर ना ये यानी कि हम अब क्या बात करने लगे हैं, पिछले से हम आए हैं। ऑब्वियसली आपने देख लिया कि जब वो ग्लॉसिस का जिक्र है, ग्लॉसिस ऑफ ब्लॉगना का, जब ग्लॉसिटस ऑफ ब्लॉगना का जिक्र आया था कि जो ऑलरेडी जो अगर प्रिंसिपल लिखे गए थे तो उन पर तशरीहात भी की गई थी, वो भी कंपाइली तौर पर मौजूद थे। कैनन लॉ में आपको स्कॉलरली मामला मिलते हैं, और इवन ऑब्वियसली कॉर्पस जूरिस सिविलिस वो भी एक स्कॉलरली काम था उसके हद तक। फिर वो एड्रियन जो था उसने जो ट्रीटाइसिस का कॉन्सेप्ट दिया था उसके मुताबिक इसी तरह से कोई जूरिस्ट या पर्सन लर्नड इन लॉ, उसका कोई भी नाम हम रख सकते हैं ना, मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ नाम उनके रहे हैं, तो उनके भी हमें मिलते हैं। तो ये अभी तक मौजूद थी 15वीं सदी में। अब वो जो है कि ये मिडिवल दौर के बाद में फिर उधर जो अब ये मामला हुए जिसका थोड़ी सा जिक्र हो गया शुरू में कि ये जनाब लोगों का रिवोल्ट फ्रांस का सबसे पहले वो दौर आया है मोनार्की के खिलाफ। उसकी कई वजूहात है, आपके पास यूट्यूब पे भी कई वीडियोस मौजूद है, राइटिंग है, उधर आप ज्यादा डिटेल में कर लेंगे। और उस दौर के बाद में जो फ्रांस और जर्मनी में खास तौर पर 19वीं सदी के आगाज में कोडिफिकेशन प्रोसेस हुआ, उनको कुछ जो राइटर के वो कॉल जिसको बिल्कुल मामूली तौर पे हमने आगे डील किया है, वो कौन सी तहरीकें थी और उसके बुनियाद पर आगे क्या गुफ्तगू है? जी बेटा बताएं। सर उसके बाद 1415 से 18th सेंचुरी तक जो तीन मूवमेंट्स थी वो डेवलप हुई, जो बेसिकली रिनाइजेंस पीरियड में से निकली थी। तो सर इन तीनों मूवमेंट्स ने जो सारी यूरोपियन फील्ड्स थी, जिसमें जैसे हम साइंस को ले लेते हैं या फिर फिलोसफी है या जो लॉज कवानीन, उन पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डाला था। और फिर रिनाइजेंस पीरियड में ये था कि मतलब जो इटली और रोम थे वो बेसिकली अपनी एंशियंट चीजों को ही ज्यादा रिकॉग्नाइज करते थे, ज्यादा कंसिडर करते थे। तो फिर उसमें से ये जो ह्यूमनिज्म है, ये ह्यूमनिज्म मूवमेंट जो है वो डेवलप हुई थी। उसके बाद ह्यूमनिज्म को फॉलो करते हुए जो दूसरी मूवमेंट थी वो नेचुरल लॉ स्कूल थी, और फिर अल्टीमेटली जो एनलाइटनमेंट की मूवमेंट थी जो मॉडर्न एजेस का बेस बनी थी वो निकली थी। अब सर ये जो ह्यूमनिज्म मूवमेंट है इसमें वो ये कहते हैं कि ये ऐसा प्रिंसिपल है अच्छा ये एक मिनट बेटा, फरवा एक मिनट। असल में बेटा आप जितने भी साइंटिस्ट क्या उनका हिस्ट्री पीछे देखेंगे ना तो सारे के सारे ना, क्योंकि फिलोसफी आपने पढ़ी है तो कुछ शायद आप रिलेट कर सकें, आपने ऑब्वियसली डॉक्टर थे उनसे पढ़ी है, पीएचडी थे, कि आप जितने भी नजर आएंगे ना एविसीना जिस तरह ना मेडिसिन में मुसलमानों की तरफ से या जराही में उनका बड़ा एस्पेक्ट था, तो ये सारे के सारे आपको स्कॉलर्स या फिलोसफर्स ही नजर आएंगे। लॉजिक में आपने पढ़ा होगा कि जो अगर आपका कंप्यूटर डिजाइन हुआ है तो इसके पीछे जो लॉजिकल कंक्लूजन्स थी, चीजें थी एल्गोरिथम से, उन्हीं की बुनियाद पर आगे सारा काम हुआ है। तो पिछले दौर में अगर देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि जैसा आजकल स्पेशलाइज्ड फील्ड का दौर हो गया, तो वो तो सोचने समझने की जो बात करते थे तो फलसफे को लेकर हर तरह के मामलात में
वो लोग कोशिशें कर रहे होते थे और उनकी आगे चीजें होती थी। तो दूसरी जिस तरह तहरीकों को, जैसा फरमा बेटा ने बताया, तो ऑब्वियसली फिर लॉ की डेवलपमेंट में भी इन्होंने रोल प्ले किया, जो हम सिर्फ उतनी सी अब मुख्तसर सी बात करेंगे। जी बेटा, ह्यूमनिज्म क्या होता है? सर सर ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, यानी कि ये क्लेम करता है कि जो इंसान के अंदर इतनी कैपेसिटी यानी इतनी काबिलियत है कि वो रीजनिंग के बेसिस पे यानी अपनी अकल के बेसिस पे वो जाती तौर पे चीजों को रियलाइज कर सकता है, उसको उसके लिए किसी डिवाइन या किसी सुपर नेचुरल या रिलीजियस कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। यानी बेसिकली यहाँ पे थियोलॉजी को रिजेक्ट किया गया। उसके साथ असल साथ में देखे ना, असल में सॉरी बेटा, असल में यही देखो ना बात, कि हमें जो थियोलॉजी कह लो या मजहबी उधर लोग थे, वो क्या बताते थे कि जनाब तुम अब जिस खानदान में पैदा हुए हो इसी में तुमने रहना है। और आपको पता है कि कास्ट सिस्टम भी बुनियाद के पेशे के निजाम के ऊपर ही था। ठीक है, नोबल हो, तुम्हें नोबिलिटी मिल गई है तो उस पर तुम नोबिलिटी, जो फ्यूडल से वो अपना मौजे कर रहे थे, उनके पास वसाइल का कब्जा था, और आम लोग थे बेचारे, वो मेहनत के बावजूद भी उनको चीजें नहीं मिल रही थी। इसी तरह से जब हम कहते हैं राइट टू रूल की बात करते हैं, तो उधर भी वो चंद जर्मैनिक खानदान ही थे, ठीक है, जो फ्रांस और ये इधर फ्रांस में, इंग्लैंड में, स्पेन में, पुर्तगाल में ये ज्यादा बड़ी सल्तनतें थी, या इनका ज्यादा आपस में लड़ाई झगड़े हुए। पीछे ये इनका पीछे खोते हैं वो जर्मैनिक ट्राइब्स इसमें से निकलते हैं, एकदम इनका ही हक है। और एक दौर में हम जब देखते हैं कि रोमन्स की जब बात हो रही थी, तो ये सिवाइलो, ये सेंटियम जेंटियम की बात हुई थी, तो ये जो बातें थी। और खासतौर पर मजहब को ना जो इस पे तनकीद करते हैं, कई लोग इस तरह से बयान करते हैं कि ये एक ना उनके लिए अफ्यून है कि लोगों को तसल्ली या स्लीपनेस में ले जाती है कि ना कोई बात नहीं, ये दुनिया है, इसमें ऐसे ही है, तुम्हें बाद में जाके फायदा हो जाएगा, बाद में जाके इनाम और कराम मिलेंगे, इधर तुम चुप रहो। ठीक है, लेकिन इन्होंने इस बात को किया कि नहीं जनाब, हर इंसान में पूरा का पूरा पोटेंशियल है, जो उसका इस्तेमाल करेगा वो उतना ज्यादा आगे चला जाएगा। जी बेटा, नेक्स्ट आप क्या बता रहे थे? सर उसके बाद ये मतलब ऐसा प्रिंसिपल है जो सारे सोसाइटी के लोगों की ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट करें, यानी इंसान की फलाह की और प्रोस्पेरिटी के लिए उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। उसके बाद सर ये जो रिनाइजेंस पीरियड था, उसका जो तहजीबी तहरीक थी वो उठी जो बेसिकली क्लासिकल स्टडीज के ऊपर बेस्ड थी, यानी मतलब जो ग्रीक रोमन लिटरेचर था उसके ऊपर। उसके बाद सर ये जो हाँ, परवा सॉरी सॉरी बेटा, एक मिनट, वो आपने आगे भी उसको डिटेल में बात की, ये नहीं साइंस, आर्ट्स, कल्चर, हर तरह के मुजस्मा साजी, जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, हर मामला में ना उन्होंने, ऑब्वियसली वो उनके पास डायरेक्ट जो आया था वो ग्रीक सिविलाइजेशन ही थी, या ग्रीक सिटी स्टेट्स ही थे जो रोम में या इटली के दूसरे शहरों में फैले थे, लेकिन उनका उन्होंने रिवाइवल किया था इसी बुनियाद के ऊपर। एक वो उस तरफ तहरीक थी, और ये कई तहरीकें मिलके, अब ये खास तौर पे उस दौर में पता नहीं ये तहरीकें किस तरह से थी, अब इनको जो ये नाम दिए गए हैं, ये बाद में जब 19वीं या स्पेशली 20वीं सदी में जब उनको रिसर्च के मुतालिक करके आर्टिकल राइटिंग किए गए, इस दौर में कई इन चीजों को ऐसे नाम दिए गए जो कि उस दौर में इसको ह्यूमनिज्म को, अगर आप वैसे पढ़ना चाहेंगे ना हम, तो इतना ज्यादा इस पे मटेरियल है कि बंदा समझ से नहीं, उसको कल्मिनेट नहीं कर सकता कि इससे क्या मुराद लेते हैं, क्योंकि हर राइटर ने डिफरेंट थ्योरी बयान किया। और ऑब्वियसली उस दौर में नहीं ये इनको नाम दिया गया इन तहरीकों को, ये 2-3 या 4 सदियों के बाद में उनके मतलब इस तरह से लिटरेचर लिखा गया है, तो इस वजह से कई बार भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। लेकिन अल्टीमेट उसका जो मकसद इसने बता दिया है कि इंसान या ह्यूमन की पॉपुलेशन, उसकी जो डेवलपमेंट है या प्रोग्रेस है, असल मुद्दा जो है ना इंसानियत का, वो इंसान ही है। ठीक है, जिसे आप होमो सेपियंस कहते हैं, तो होमो सेपियंस अच्छे तरीके से किस तरह से रहे, यही हमारा मकसद होना चाहिए, और इसी बुनियाद के ऊपर, और इंसान को के पास तमाम पोटेंशियल है अपने मामलात के हल करने का। जी बेटा सॉरी, आप बयान करें अब। सर उसके बाद ये जो 16th सेंचुरी में फ्रांस में, क्योंकि बुहरान का और इनकलाब का दौर था, तो वहां पर भी ये जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है इसकी डेवलपमेंट हुई। और जब इस तरह अगर किसी भी मतलब कंट्री में इनकलाब या बुहरान की सूरत हाल हो, तो वहां पर फर्मेंटेशन ऑफ आइडियाज होती है, यानी जो पुराने आइडियाज होते हैं उनके नतीजे में न्यू जो चीजें होती हैं वो डेवलप होती हैं। जैसे कि अब जो सारा पॉलिटिकल या कल्चर या रिलीजन या फिर ये जो ट्रेड का कॉमर्स से रिलेटेड जो है, ये सारे न्यू आइडियाज जो है वो निकले थे।
तो इस इनकी वजह से फिर ये 4 जो नीचे डेवलपमेंट्स हुई, जिसमें ये हुआ था कि जो रोमन कैथोलिक चर्च था उसका यूरोप और इटालियन स्टेट्स पर मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, जैसे हमने पहले देखा था। तो फिर उसकी मतलब इम्पोर्टेंस में कमी वाकया हो जाती है। और साथ ही साथ जो होली रोमन एम्पायर था, क्योंकि उसमें डिविजन्स हो जाती हैं, यानी कि जैसे जो वेस्टर्न और ईस्टर्न था वो उसमें बट जाता है, और जैसे बाजेंटाइन था वो उसमें ईस्टर्न पार्ट में आ जाता है, और आगे फर्दर जो वेस्टर्न साइड थी वो भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो इस वजह से भी उसकी इम्पोर्टेंस कम होती है। और फिर एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था नेशन स्टेट्स का। तो जब वो नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ तो उसमें ये था कि जैसे अगर कोई भी कम्युनिटी है या कोई भी रेस के लोग हैं, उनके ऊपर कोई ऐसा लॉ नहीं आए कि वो उसको फॉलो करें ही करें, वो अपने मतलब तरीकों के मुताबिक जो है अपनी जिंदगी गुजारने का उनके पास इख्तियार है। तो उनके ऊपर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं डाल दिया जाएगा कि वो उसको अगर फॉलो ना करना चाहें। तो उसके बाद फिर ये जब नेशन स्टेट्स बने तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट्स का जो एक इंडिपेंडेंट मतलब स्ट्रिक्ट कानून आया कि उनको सारी ये गवर्नमेंट्स डील करेंगी। उसके बाद ये जब चारों डेवलपमेंट्स हुई तो उनका एंड ये हुआ कि 1648 में एक ट्रीटी साइन हुई वेस्टफेलिया, जिससे बेसिकली रोमन एम्पायर का एंड हो गया था। अच्छा बेटा, ये फैक्टर्स तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताए। नेशन स्टेट के पीछे आप ये देखेंगे ना, जब क्रूसेडर्स की बात की जाती है या मजहबी जंगों की बात, तो जनाब पापाए रोम ने ये ऐलान कर दिया है, या पापाए रोम की तरफ से ये डिक्री हो गई है, ये डॉक्ट्राइन आ गई है, अब सारे के सारे जनाब उस तरफ चल पड़ो। तो उसकी नफी थी बेसिकली, ठीक है, कि वो मजहब कोई ऐसी बात नहीं है, कोई रोमन कैथोलिक नहीं चर्च है, उसकी हर चीज के हमने मानना जरूरी है। और हर इलाके की जो अपनी जो कबाइल कह लें या नेशंस जो उन कबाइल के मिक्सचर से किसी मुतलका इलाके में डेवलप हो चुकी हुई है, उसके पास भी जनाब हर तरह की पावर है। कोई आप कह लें क्रिश्चियनिटी या कोई चर्च के थ्रू जो चीज है ना, हर एक में हमारे कॉमन वो कोई नहीं है। कॉमन हर स्टेट की अब अपनी अलग चीज है, अपनी अलग सोच, और वो मामला को आगे करें, जिसकी वो बात वो इलामा इकबाल कहते हैं, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। तो इस बात की वो नफी है। और लोग यही कहते हैं ना कि अरब है, अजम है, अरब और अजम में भी अब मुख्तलिफ ये चीजें हैं। अभी आप अगर कुछ सुनते होंगे बेटा करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है, तो वो भी हमें नजर आ रहा होगा कि क्या जिस तरह से किस तरह से देखे लोग बदलते जा रहे हैं, हमारी देखे हम किस तरह से किस ग्रुप से अब किधर जा रहे हैं। सऊदी अरब हमारे खिलाफ अब शवाहद आ रहे हैं इस तरह से ना। तो कई ये बाहर आने से बातें हैं। तो ये पीछे बुनियाद है, जिनकी बुनियाद के ऊपर ये ह्यूमनिज्म की तहरीक थी, और उसके बुनियाद के ऊपर ये फैक्टर थे जिसने उसको प्रमोट किया, और ये नताइज थे जो अब बता रहे हैं। बताएगा आप ही बताओगे फरमा बेटा या कोई और? सर, ये जो ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट है ये रैशनल थॉट यानी जो अकली रीजनिंग की बेसिस है उस पर बेस्ड था। और साथ ही साथ उसमें ये भी कहा गया कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है तो उसमें इतना पोटेंशियल, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कोई भी चीज अचीव कर सकता है, उसको अंडर एस्टिमेट या इंफीरियर नहीं समझना चाहिए। उसके साथ साथ सर ये जो इंस्पायर्ड था ये मतलब हिस्ट्री यानी रोमन जो थी उससे, उसके कल्चर से इंस्पायर्ड था। जैसे नॉर्थ से जो एक जर्मेनिक नेशंस का कॉन्सेप्ट आया था जो इनके अगेंस्ट, मतलब ये उसके अगेंस्ट था ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद सर ये जो ये चीज इनकरेज की गई कि बिल्कुल लॉ की जो मतलब स्कॉलर्स ने जो लॉ को एग्जामिन किया और उसकी नेचर बताई है और जो उसका फंक्शन बताया है उसका जायजा लिया जाना चाहिए। और फिर उसी के नतीजे में जो फिलोसफी ऑफ साइंस थी साइंटिफिकली उसका फाउंडेशन रखा गया था। और फिर उसके बाद ये जो ह्यूमनिज्म है इसके अंदर से नेचुरल लॉ स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी डेवलप हुआ था। अच्छा बस बेटा, हाँ जी, यहाँ तक किसी की कोई बात, कोई राय, कोई सवाल जब ह्यूमनिज्म की बात कर रहे हैं? कुछ समझ लगी बेटा? थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है इसका, चले, लेकिन इसमें हमने कुछ स्पेशलिटी भी नहीं करनी। लेकिन मकसद यही है ना कि चीजों को आइसोलेशन में हम नहीं दे सकते, तो वो समझने में हमें आसानी हो जाती है कि किस बुनियाद के ऊपर आगे ये मामला चले और किधर आगे बातें हुई। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक या कोई बात ऐड करना चाहे आप लोग?
हाँ जी, चौधरी मुआज, आपका कोई सवाल? ठीक है सर, काफी क्लैरिफिकेशन दी है। बेटा अब वो फरवा कह रही है कि नहीं सर, ये इधर बात नहीं खत्म हो रही। ये ना ह्यूमनिज्म से एक और कॉन्सेप्ट, फरवा को भी ना मेरी तरह लगता कोई और काम नहीं है, मैं पढ़न पढ़ाने का शौक है। ऐसे ही है फरवा बेटा। अच्छा प्रिपेयर आपने किया आज, माशाल्लाह, गुड। आपने बैकग्राउंड रिसर्च भी किया है, और उसी ना मेरे आपके लिए ना मेरी तरफ से अथॉरिटी वो लेक्चर है, वो सॉरी आर्टिकल है, अ प्रीमियर ऑन सिविल लॉ बेसिकली। ठीक है, ये स्लाइड्स हैं, इनमें भी गलती होंगी। मैं जो आपसे वो बातचीत करके जिसे यूट्यूब पे अपलोड किया उसमें भी गलतियां होंगी। ठीक है, लेकिन हमारे लिए बेस अथॉरिटी वो आपको इसलिए साबित कर दी। ये उसको समझने के लिए मुझे लगा कि काफी उसमें मसाइल है, इसके लिए कितना बैकग्राउंड की बात है, और कुछ हम ना उसको शॉर्ट करें, मुद्दे पे रहें बातों को। और जब अगर हमें कभी भी मौका मिले खासतौर पे बाहर स्टडी करने का, तो हम चले जाते हैं सिविल लॉ ट्रेडिशन को जो ममालिक फॉलो करते हैं। तो बीइंग कॉमन लॉ ट्रेडिशन फॉलोइंग कंट्री, हमें कई बातों का उसका एस्पेक्ट मुझे नहीं कभी पता था जब पढ़ाने से पहले ना इन बातों का, इससे काफी ज्यादा इल्म मिला, नॉलेज मिला। और आप लोगों के लिए भी यही सोच के साथ है कि उधर अगर आपको मिले तो उधर उनके फर्दर कोर्सेज या बिगिनिंग कोर्सेज करने की बजाय डायरेक्ट आप उनके पेपर दें और अपना फर्दर स्टडी करें। ये भी एक मेरी सोच है, और शायद यही सोच है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सब्जेक्ट आपको ना ऐड किया गया है। एनुअल में जब बच्चे दाखिल होंगे उनके लिए भी ये ना पार्ट 2 में या ईयर 2 में रखा गया है। बहरहाल इसके बाद अब नेचुरल लॉ स्कूल को फिर अब कौन बयान करेगा? वो है जनाब फरवा के अलावा? फरवा थक तो नहीं है बेटा आप? नो सर। देखा, तैयारी जिससे की हो ना वो नहीं थकता है, वो कहता पढ़ाई जाओ। खैर है। हाँ जी, कोई और फरवा के अलावा? फिर ये ना क्या किसी और को मौका नहीं दिया जाता है? कोई वॉलंटियर? बेटा ये देखें, ये आपके लिए ना है कि इस तरह से मेहनत करनी है आपने, तो जो मेहनत करता है वो कुछ ना कुछ अचीव कर लेता है इंशाल्लाह। क्योंकि आपका तो दौर ही माशाल्लाह इतनी आबादी हो चुकी हुई है अब, तो बहुत कंपटीशन है आगे। और ये ना फील्ड ऐसी है कि इसमें पढ़ना पढ़ाने का जिसे ठीक ठाक शौक है, या जो अगर मजबूरी बन गई तो अदा करेगा, तो वही सरवाइव करेगा आने वाले, मेरी राय में। ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इंसान है। तो चले, लेकिन मेरा भी आपके सामने मौजूद हूँ तो 18 साल का एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल। ठीक है, 2-3 महकमों में मैंने सर्व किया हुआ है, और लॉ की स्टडी से तकरीबन 18 साल से मैं एसोसिएट हूँ। तो इस बुनियाद के ऊपर मैं कुछ बातें आपके साथ एक्सपीरियंस के साथ शेयर करता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपका इनपुट आए। जो ABC मैंने बयान करनी ना, वो आप लोगों को पहले दे दी हुई है। अब आप उसको ना XYZ तक ना पहुंचे, लेकिन कोशिश तो करें ना उस तरह। हम चलो DEF कोई आगे तो बढ़ेंगे ना उस हवाले से। जैसा ये मुआज ने क्वेश्चन किया, अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ता है, या अली कमोर ने किया है, लेकिन आप पार्टिसिपेट भी करें। तो नेचुरल लॉ पे कौन गुफ्तगू करेगा जी? चलो मरियम बेटा आप बोलो। सर नेचुरल लॉ में ये बताया गया कि इंसान के अंदर जो कॉन्शियसनेस ना, उसके मतलब जो उसके अंदरूनी उसके गुड डीड्स हैं, वही सब कुछ है उसके लिए। मतलब वो जो अच्छे काम करता है, वो सच बोल रहा है या वो दूसरों की मदद कर रहा है, वही बताया गया नेचुरल लॉ में कि यही सब कुछ मतलब सही है। ये यही इसका यही इन्हीं के मुताबिक जो है ना वो असूल बनाए जाते हैं हमारे आगे। उसके बाद सर वो ये बता रहे कि अच्छा बेटा एक मिनट। अब बेटा ये जब बात की करते हैं ना पॉजिटिव स्कूल का, जिसे एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं, ये बाद में आया, इसको रुझान मिला। ये जो आपकी ना 15वीं 16वीं 17वीं सदी है, इसमें ना नेचुरल लॉ स्कूल को बड़ा फरोग हासिल हुआ था। लेकिन ना आप समझे 19वीं सदी में ना ये पॉजिटिव स्कूल वाले जो थे, इनको ज्यादा फोकियत मिल गई उस दौर में ना। तो पॉजिटिव स्कूल वाले भी ऑब्वियसली नेचुरल लॉ स्कूल की मुखालफ में है, लेकिन ये कहते हैं कि जो कोई अल्लाह ताला नहीं है, कोई इनर कॉन्शियस नहीं है, बल्कि सिर्फ ये कमांड है एक सॉवरन की, जिसको इक्तदार आला मिल गया ना उस इलाके में, तो बस उसने जो हुक्म दे दिया वही कमांड है, जिसके पीछे वो सजा दे सकता है, वो लॉ है। तो इस तरह से मामला चल रहा है, मैन मेड लॉ पॉजिटिव जब कह रहा है। जब जिस तरह अभी ये मरियम बेटा ने बताया कि जो जब ये देखते हैं
अब इसमें भी तखसीस है नेचुरल लॉ में भी। कुछ है जो कि क्रिएटर को, अल्लाह ताला को मानते हैं, और कुछ है जो कि उसके सिरे से एग्जिस्टेंस से ही इनकारी है। जो मानते हैं वो तो कहते हैं कि डिवाइन जो है लॉ, जिसको हम कहते हैं कि पैगंबरों के जरिए से जो वही आई, हम तो यही कहते हैं ना मुसलमान, या जो कि आलमगीर मज़हब पे बिलीव करते हैं, जो कि मजहब आए थे, फरिश्ता लाया कोई ना कोई कमांड क्रिएटर की तरफ से, और उससे मैसेंजर के थ्रू बाकी दुनिया को बताया। लेकिन इसमें मजहब में कुछ लोग बिलीव करते हैं स्पिरिचुअलिज्म पे, जैसा बुद्धा है, हिंदुइज्म है, कि लोगों को ज्ञान हासिल हुआ, इन्होंने लोग बैठे, इन्होंने सोचा चीजों के मुतालिक, तो उधर उनको ज्ञान हासिल हुआ, वो स्पिरिचुअल मज़हब है। इस तरह से कई किस्म के मज़हब है। तो हमारा कलाम को कमांड हो गया कि जनाब अल्लाह ताला की तरफ, गॉड ही है सबसे बड़ा, ठीक, डिवाइन राइट उधर से यही है, उसने इंसान को बनाया, उसी ने इसका कोड बनाया, एंड सो ऑन, सारी बातें हैं। जो नहीं मानते वो ये कहते हैं कि वक्त के साथ, इर्तिका के साथ, ह्यूमन में ही, उनके अंदर ही एक क्वालिटी मौजूद है टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, गलत और सही में क्या चीज है, ठीक है। और इसमें जो नेचुरल जो मामला चलते हैं दुनिया के, कई जो उसूल है आफाकी नौयत के, उससे भी इंस्पिरेशन हासिल की हुई है इंसान ने। तो इसको लॉ ऑफ नेचर या नेचुरल लॉ कहते हैं कि हर बंदे को पता है किन हालात में असल या दुरुस्त इकदाम क्या होना चाहिए। जी बेटा मरियम, आप बताएं प्लीज। सर इसके बाद ये बताया कि हर इंसान के बेसिक राइट्स उसको खुद दिए हुए बाय नेचर ही हैं, लेकिन ये किसी इंसान ने नहीं दिए हुए, मतलब उसको बेसिक राइट है, उसको जीने का हक है, या वो अपने जो कंट्री में है वो रह सकता है, ये इसको बेसिक राइट्स जो है वो पहले से ही मिले हुए हैं, ये किसी इंसान ने नहीं दिया इसको। उसके बाद सर है एक होगोर्ट दी ग्रोथ, ये इसको ग्रोस्की से लिखा था 1583 में। उसके जो सबसे बड़ा काम था वो डक्ट मैन था, इसको फादर ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी कहा जाता है। कौन बोला और क्या बोला? हाँ जी, नहीं बोल दी मादर पे। कौन बोला, क्या बोला? हमारा बोल रहे कुछ? नो सर। बेटा आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? जिसको मुझे पता होगा मैं बात करना चाहूंगा मैं कर लूंगा, आप उसकी प्रेजेंटेशन में क्यों रुकावट बन रहे हैं? इट्स अ बैड थिंग है। मरियम बेटा बोलो आप बेटा। अच्छा मरियम, वो इस बात पे इन्होंने शायद आपको किया है कि डच मैन जो ना, वो उसकी ना नेशनैलिटी को शो करता है। हॉलैंड के लोग है ना, उन्हें डच भी कहा जाता है, ठीक है बेटा? ठीक है। तो सर इसका ओरिजिन जो था का वो होगोर्ट दी ग्रोथ से, मतलब ग्रोथियस से हुआ था। इनको फादर ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी कहा था। जो इनका मेन काम था, उन्होंने लिखा था, एक राइटिंग की थी जिसको कहते हैं ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस पे की थी उन्होंने। जो है ना वो यूनिवर्सलिटी का कॉन्सेप्ट भी दिया था। मतलब उन्होंने ये कहा था कि जो भी अक़वाम है ना, जितनी भी अक़वाम है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने जो है ना असूल खुद ब खुद बना सकती हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगा कि जब अक़वाम की हम बात करेंगे, जब स्टेट की बात कर ली, आपने स्टेट का स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया होगा, आपको अंदाजा हो गया होगा है कि स्टेट की तरफ से जो कानून होता है स्टेट के अंदर वो अप्लाई करता है। सारी क्लास से मैं बात कर रहा हूँ। तो जब लॉ ऑफ नेशंस या जो अक़वाम है या स्टेट के दरमियान में जो तल्लुकात है, जिसे इंटरनेशनल लॉ या मोर स्पेसिफिकली पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कहते हैं, तो उनके लिए असूलों की क्या, जैसा हमें पता है कि इंडिया के लिए तो असूल और है, पाकिस्तान में शादी का और तरीक़ाकार है, उधर कोई और रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। हर निज़ाम मुल्क का डिफरेंट है। लेकिन जब मुल्कों का ही आपस में जब ट्रांजैक्शन जिस कोई कानून डील कर रही है, उसके लिए कानून के लिए क्या खुसूसियत होनी चाहिए, वो बता सकते हैं जी? सर क्या यूनिवर्सलिटी का? बेटा आप सुनते ही नहीं बात को। मैं ये कह रहा हूं कि हर मुल्क के निज़ाम डिफरेंट होता है ना एक दूसरे से, लीगल सिस्टम। तो आप जब डिटेल में पढ़ेंगे या कंपैरेटिव स्टडी में पढ़ेंगे, उधर आपको शायद अंदाजा हो जाएगा। जैसे अमूमन कहा जाता है बरतानिया में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं है, बल्कि उधर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। जबकि अमेरिका या पाकिस्तान या और इस तरह के ममालिक की बात की जाए तो उधर रिटन लॉ मौजूद है। हर निज़ाम डिफरेंट है और फर्क है।
लेकिन जब इन्हीं रियासतों का कोई ऐसा कानून हो जो इन रियासतों से डील करता हो, उनके आपस में ट्रांजैक्शन का डील करता हो, तो उसके लिए क्या खुसूसियत होनी चाहिए आपकी राय में? सर बेसिक सॉरी सर बेसिक खसूसियत उसकी यूनिवर्सलिटी है कि वो जो है तमाम जो रियासतें हैं उनके लिए यूनिवर्सल हो, उनके कम से कम जो कस्टम ट्रेडिशंस है उस तजाद भी ना करता, और जो हर रियासत है उसको जो यूनिवर्सलिटी का ये कॉन्सेप्ट है जो कि प्रैक्टिकली वैसे मौजूद नहीं है, कि तमाम की तमाम ऐसे असूल बनाए कि कोई भी उसके खिलाफ ना जा सके या कोई उसे गलत ना समझता हो, तभी वो लॉ ऑफ नेशंस या पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा रह सकते हैं। तो इसीलिए हुगो ग्रोशी से इसी बात को किया, उसने इसी किस्म के असूल बयान किए कि जो किसी के नेशनल बाउंड्रीज के अंदर, जैसा नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में था ना कि हर मुल्क अपना निज़ाम है, अपना तरीक़ेकार है, नहीं, कुछ ऐसे निज़ाम, कुछ ऐसे कवानीन, कुछ ऐसे असूल हमें चाहिए या मौजूद है जो कि हर तरह के निज़ाम में कॉमन पाए जाते हैं और जिनकी बुनियाद के ऊपर स्टेट्स आपस में इंटरेक्शन या अपने निज़ाम को चला सकती है, और ये किसी एक लीगल निज़ाम के ऊपर ये इनके बुनियाद या उस पर इन्हिसार नहीं करते। जी नेक्स्ट। मरियम बेटा बताएंगे और आप कि बस करें, क्लास है नेक्स्ट आपकी? काफी है आज के लिए। जी सर ठीक बेटा है। साथ साथ आप लोग तैयारी करते रहे, तो ना बस मुझे टाइम ही मिल रहा है, मैं ना गूगल फॉर्म पे आपका टेस्ट बनाऊंगा, जितनी अभी डिस्कशन हो रही है आप लोगों को तैयार होना चाहिए, तो आपसे ना वो टेस्ट ले लिया जाएगा इसी दौरान में। आपके इधर मैं ना अलाउ करूंगा और टाइम जितना होगा उसके बाद से इधर ही खत्म कर दूंगा, वो आपका ऑब्वियसली जिसे कहते हैं सबूत होगा है आपने क्या परफॉर्म किया। तो काइंडली साथ साथ अपनी तैयारी करें, काफी आसानी है इस, ऑब्वियसली चलो नया नया है लेकिन कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, मैं हल काफी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ चीजों को, या आपके पास मौके हैं। इवन चलो उर्दू में या हिंदी में कम मौका मिला होगा, इंग्लिश में तो कई आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे वीडियोस या आर्टिकल्स भी ना, लेकिन ऑब्वियसली ठीक है इस आर्टिकल की हद तक ही आपने रहना है, इतना हम पीएचडी तो नहीं करने ना सिविल लॉ सिस्टम में। ठीक है बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन तो फिर बेटा अल्लाह हाफिज, नहीं तो है।